अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं नावल माला की लास्ट एपिसोड। आज हम इसका पार्ट नंबर 12 शुरू करेंगे। माहिर ने कार बेकरी से दूर सड़क के किनारे खड़ी की थी। आगे पार्किंग नहीं थी और इस वक्त इससे कार उठाए जाने की परवाह नहीं थी। वो तेज़ी से ड्राइविंग डोर से बाहर निकला, निगाह बेकरी के दरवाजे तक गई। रस्ती बारिश और गीली सड़क के पार वो देख सकता था। माला दरवाजे पर खड़ी थी, टोपी पहने, सफ़ेद स्वेटर और भूरे स्कर्ट वाली लड़की। इसका चेहरा आंसुओं से तर गुलाबी हो रहा था। इसकी निगाह भी वहीं उठी थी। माहिर को देख के आंसू तेज़ हो गए थे। वो ठीक थी, वो इसके सामने खड़ी थी, बस चंद फुट के फासले पर, और वो रो रही थी। इसको देख के लगा जैसे इसकी सारी ज़िंदगी मुकम्मल थी। एक सुकून का सांस इसके होंठों से खारिज हुआ। इसने माला के हिलते होंठ देखे। बिना आवाज़ के इसने पुकारा था, माहिर। वो रो रही थी और जैसे वो थक चुकी थी। इसे लगा अगर वो आगे नहीं बढ़ेगा तो वो वहीं खड़े खड़े निढाल से गिर जाएगी। इसने दरवाज़ा बंद किया और तेज़ी से इसकी तरफ कदम बढ़ाए। आसमान से बरसता पानी इसके बालों और सफ़ेद शर्ट को लम्हों से भिगो गया था। अभी इसने 4 कदम बढ़ाए ही थे कि इस एक लम्हे में कुछ हुआ। एक तेज़ी से आती नीली जीप इसे सिर्फ किन आँखों से झलक दिखाई दी। एक लम्हा कुछ नहीं होता और एक लम्हा बहुत कुछ होता है। माहिर ने अगला कदम बढ़ाया भी नहीं था जब किसी बेमहार हाथी की तरह वो दियो हेकल जीप फुल स्पीड से माला तक आई। इस एक लम्हे में इसने सिर्फ माला का चेहरा देखा, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकी थी। बस इसके जिस्म से रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर ये दोनों बाजू चेहरे के आगे कर लिए थे। वो चला भी नहीं सका। एक चीख थी जो हलक में घुट गई थी। वो सड़क के वस्त में था, कदम जंजीर हो चुके थे और शीशों के टूटने का धमाका हर शय पे भारी था। इसने जीप को शीशे के दरवाजे में घुसते देखा, ऐसे कि दरवाज़ा छनाके से टूट गया। इसने जीप के खुलते हुए एयर बैग्स देखे। इसने अपने कदमों को तेज़ी से बेकरी के टूटे मलबे की तरफ भागते देखा। किरचियाँ, लकड़ी के टुकड़े, चीखों की आवाज़। वो दौड़ते हुए बेकरी का खुले दहाने से अंदर आया। गर्दन दाएं बाएं मोड़ी। हर तरफ धुआं था जो शायद जीप के इंजन से निकल रहा था। वो वहीं रुकी खड़ी थी। टूटी हुई घंटी इसके पैर से टकराई। वो लड़खड़ा के गिरा। घुटने ज़मीन पर लगे और दोनों हाथ भी। बहुत सी किरचियाँ जिल्द में पेवस्त होती महसूस हुईं, लेकिन इसका जिस्म भी वैसे ही शल था जैसे जहन। इसे लगा वो दोबारा उठ नहीं सकेगा, लेकिन इसे उठना था। इसे इसको ढूंढना था, सफ़ेद स्वेटर और भूरे स्कर्ट वाली लड़की को। वो हथेलियों से ज़मीन पर जोर दिए उठ खड़ा हुआ। किरचियाँ हाथों में पेवस्त हुईं, खून बहने लगा। वो लंगड़ाता हुआ चंद कदम आगे आया और वहीं उससे नज़र आ गई। वो सर के बल ज़मीन पर गिरी थी। माहिर की हलक में दबी चीख दोबारा नहीं निकल सकी। वो इसी तरह बेयकीनी से हैरत से कदम कदम चलता इसके करीब आया, फिर घुटनों के बल वहीं बैठता चला गया। वो पलक नहीं झपक पा रहा था। हैरान शल निगाहें इसके वजूद पे जमी थी। दूसरे के बल वो सर के बल गिरी थी। टोपी कहीं दूर जा गिरी थी। सफ़ेद स्वेटर के वस्त में बहुत सा खून था और एक टूटा शीशे का टुकड़ा जो इसकी गर्दन में लगा। इसके बावजूद वो थोड़ी सीधी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे सांस लेती वो छत को देख रही थी। माहिर ने इनिशियल नज़रों से इसे देखा। वो घुटनों के बल इसके सर के करीब बैठा था। इसका जिस्म कुछ भी करने से इनकारी था। ना हाथ हिल रहे थे, ना हलक से आवाज़ निकल रही थी। वो देख सकता था कि इस लड़की के सर के पीछे से खून निकल के इर्द गिर्द एक तालाब बना रहा है। खून कहाँ कहाँ से निकल रहा था। वो कहाँ कहाँ हाथ रख के इसका बहाव रोक सकता था। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दहन बिल्कुल सुन्न था और हाथ उठने से इनकारी थे। वो सब्ज़ आंखें छत पे जमी थीं, पलके झपकाई। इसकी सांस से खराहट किसी आवाज़ आ रही थी। होंठ बार बार कपकपाते थे। इसने निगाहें धीरे से मोड़ी थीं। साकत सा माहिर फरीद घुटनों के बल इसके साथ बैठा था। सफ़ेद शर्ट और हाथों पर खून था और वो किसी बर्फ़ के मुजस्मे की तरह इसे देख रहा था। इसकी सब्ज़ आंखों में पानी भर रहा था। इसने होंठ बदक खिलाए, लेकिन कोई आवाज़ नहीं निकली। बस आंख में पानी जमा होता गया। एक आंसू आंख से निकल कर कनपटी से लड़कता बालों से रस्ते खून में गुम हो गया। इस आंसू में बहुत कुछ था। वो 3 बहन भाई एक फरीबा औरत के साथ लगे खड़े थे और वो आदमी पासपोर्ट और बैग लिए एयरपोर्ट पर आगे बढ़ रहा था। इसका बाप इसे छोड़ के रिज़्क़ की तलाश में सऊदी अरब चला गया था और फिर वो इस फैमिली का बाप बन गई थी। वो तेज़ी से कार ड्राइव कर रही थी। ओशन में आगे लगी थी और इसे अपनी कीमती चीज़ों के लिए ओशन पहुंचना था। जब सामने एक आदमी बोनट से आ टकराया था। वो मरी हुई फाख्ता इसके हाथों में थी। वो नाखूनों से मिट्टी खोद रही थी। वो तीनों एक ही रज़ाई में माँ के साथ बैठे थे। दरमियान में मूंगफली रखी थी। इसने जराबें नहीं पहन रखी थी और पैर ठंडे थे और माही के पैर गर्म थे। माँ गरवट के बल सोई थी। वो सुबह उठ के इनकी तरफ आई थी। इनका चेहरा सफ़ेद वो जा चुकी थी। इसने एक बुक शेल्फ इस आदमी पर ज़ोर से धकेला था। वो इसके सर पर टूटा था। हर तरफ लकड़ी के टुकड़े थे। वो नाखूनों से मिट्टी खोद रही थी। उंगलियां गर्द आलूद हो चुकी थी। ठंडी फाख्ता को इसने गड़े में डाल दिया था। अब वो इसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी। बिलाखिर वो ट्रैप नहीं थी। बिलाखिर फाख्ता आज़ाद थी।
इसने माला की आंख से लड़कता आंसू बालों में गुम होते देखा। बहुत सी आवाज़ें पस मंज़र में आ रही थी। पुलिस के सायरन जो इसकी इत्तला पे एम्बुलेंस से पहले आए थे, कहीं बैरबल की आवाज़ भी थी। लोग चीख रहे थे, दौड़ते कदम अंदर आ रहे थे और वो इसी तरह बैठा था, शल, बेयकीन, उलझन भरा चेहरा लिए इसे देख रहा था। फॉरनर, फीमेल, अर्ली थ्रेटर्स, कार क्रैश, पैरामेडिक पुलिस वाले को इत्तला कर रही थी। वो लोग कशमाला के ऊपर झुके थे, उसको स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। किसी ने गर्दन में पेवस शीशे का बड़ा सा टुकड़ा खींच निकाला था। खून का फव्वारा माहिर के ऊपर आया था, इसके चेहरे पर, शर्ट पर। क्या वो जिंदा है? एक पुलिस एहलकार ऊंची आवाज़ में पूछ रहा था। पैरामेडिक ने हाथ से इसकी नब्ज़ को छुआ, नब्ज़ को छुआ था, फिर चेहरा उठा के नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, वो मर चुकी है। फिर कलाई पर बंधी घड़ी देखी, टाइम ऑफ डेथ 1:40। अब वो इसके खून आलूद वजूद को उठा के स्ट्रेचर पर डाल रहे थे। मुझे एक बॉडी बैग चाहिए। पैरामेडिक इसी तरह चिल्ला के हदायत दे रही थी और वो घुटनों के बल बैठा इनिशियल नज़रों से इन सब को देख रहा था। इसकी टी शर्ट पर पानी और खून से भीगी थी। किसी ने इसके कंधों पर कुछ डाला था, गर्म कंबल या शर्ट या शायद कोट, लेकिन सर्दी, पानी, हर चीज़ का एहसास ख़त्म हो चुका था। उठो माहिर, कोई इसको बाजू से पकड़ के उठा रहा था। बहुत सा शोर था, आवाज़ें, एम्बुलेंस के सायरन। इसने शस्त्र जैसा चेहरा उठा के इस शख्स को देखा, घुंघरियाले बालों वाला, गर्दन में चैन पहने, कान में बाली वाला नौजवान साथ ही कुछ कह रहा था। हम इसके साथ हॉस्पिटल जाएंगे, पीछे से किसी ने पुकारा था। वो मर चुकी है, लेकिन डेड बॉडी की तस्दीक के लिए आपको हमारे साथ चलना है। उठो माहिर। इसने खुद को खड़े होते देखा। पिंडलियों में बहुत सी किर्चियाँ चुभी थी। कोट कंधों से फिसल कर नीचे गिर गया। किसी और ने इसका कोट फिर से दुरुस्त किया था। वह अजनबी नज़रों से इन सब को देख रहा था। कुछ भी जहन में रजिस्टर नहीं हो रहा था। फर्श पर खून था। पुलिस वाले घुटनों के बल झुके तस्वीरें ले रहे थे, जगह जगह नंबर्स लगा रहे थे। नंबर्स जो कभी झूठ नहीं बोलते थे। वो इसके वजूद को बॉडी बैग में डाल रहे थे। फिर किसी ने ज़ोर से जिप खींची। स्याह बैग की जिप पैरों से बंद करना शुरू की। माहिर की निगाहें जिप पे ठहर गईं। जिप ऊपर आ गई, यहाँ तक कि इसके चेहरे के ऊपर से बैग बंद करती कोने तक चली गई। भूरे बालों की एक लिट जिप में फंस गई थी जो बैग से बाहर निकल रही थी। वो इसको देखते गया। बैग स्ट्रेचर पर डालने वाले इसे धकेल रहे थे। वो बालों से इस फंसे हुए टुकड़े को देख रहा था जिससे खून के कतरे टपक रहे थे। हर चीज़ स्लो मोशन में हो रही थी, किसी गूंगी फिल्म की तरह। एक धुंध सी थी जो माहिर की आंखों के आगे छाई थी। हर तरफ धुआं था। वो धुआं छटा तो इसने सर झुका के खुद को देखा। वो एक मर्द कॉरिडोर में बेंच पर बैठा था। दोनों हाथों पर बैंडेज बंधे थे। आस्तीनों से लगता था कि इसने कोट पहन रखा था। इसने चेहरा उठा के दाएं बाएं देखा। कॉरिडोर में बहुत से लोग थे, दीवारों से टेक लगाए, बेंच पर बैठे, दाएं बाएं टहलते। वो इनमें से किसी का चेहरा नहीं पहचानता था। शायद वो इनमें से सबको पहचानता था। एक दीवार से घुंघरियाली पोनी वाला नौजवान टेक लगाए चेहरा हाथों में गिराए खड़ा था। बार बार नफ़ी में सर हिलाता। फिर दूर से कोई आता दिखाई दिया, कदमों की चाप। माहिर ने इस तरफ नहीं देखा, वो सामने देखता रहा। एक एहलकार चलता हुआ इसके करीब आया। घुंघरियाली पोनी वाला नौजवान आगे बढ़ा, एहलकार को बाजू से थामा और एक तरफ ले गया। वो इसी तरह शल्त सामने देखते गया। समातों में आवाज़ें गूंज रही थी। मुझे बताइए, इससे बात मत करें, वो शौक में है। आवाज़ कदमों की चाप के साथ दूर जा रही थी। प्लास्टिक के पैकेट की खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। ये विक्टिम के पर्सनल इफ़ेक्ट्स हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। बैरबेल ने पैकेट थामा। इसमें कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी। क्रॉस बॉडी बैग, टूटा हुआ फ़ोन और एक फाख्ता वाला लॉकेट। थैंक यू। किसी ने ज़ोर से बैरबेल के हाथ से वो पैकेट खींचा। इसने चौंक के देखा। ज़ारा पुलिस वाले को शुक्रिया कहती तेज़ी से पैकेट के जिप लॉक खोल रही थी। मुट्ठी अंदर डाली, नोच के फाख्ता वाला लॉकेट निकाला, पैकेट बंद किया और इसे बैरबेल के हाथों में थमाया। वो इन्हीं नज़रों से इसे देखते गया तो ज़ारा ने कंधे उचकाए। जो मेरा है वो मेरा रहेगा, तुम चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं माहिर को बता दूँगा तुमने क्या किया है। इसको दबी दबी गुस्से वाली आवाज़ इस शल बैठे मुजस्मे को कहीं ना कहीं सुनाई दे रही थी। मैंने क्या किया है? ये एक एक्सीडेंट था। मेरे कमरे का पासकोड सिर्फ फैमिली को मालूम था, तुम्हें मालूम था, और माला ने किस डिज़ाइनर्स को ड्रेस दिया था वो भी तुम्हें मालूम था। तुमने इसके पैकेज की डिलीवरी चेंज करवाई थी। ओह प्लीज़, तुम्हें लगता है ज़ियाद सुल्तान जैसे माहिर सीरियल किलर को मेरी मदद की ज़रूरत होगी और वो चीज़ें खुद से नहीं कर सकेगा? इसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं थी ज़ारा, वो सिर्फ तुम्हें इस खून में शरीक करना चाहता था। प्लीज़ लीव। मक्खियों की बिन बनाहट जैसी आवाज़ इसे सुनाई दे रही थी। वो कंधों पर कंबल डाले, गीले बालों और खून आलूद शर्ट के साथ बेंच पर बैठा सामने देख रहा था। फिर इसने हील्स की आवाज़ सुनी। लॉन्ग बूट्स वाली टांगें करीब आईं। इसके साथ बेंच पर वो बैठी। इसका परफ्यूम फ़िज़ा को मुअत्तर कर गया। वो इसके घुटने पर हाथ रख के कह रही थी, माहिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सो सॉरी, जो भी हुआ मैं फिर आऊँगी। ज़ारा नरमी से कुछ कह रही थी। हाथ इसके घुटने पर था जहाँ किर्चियाँ चुभी थी। इसे बिलाखिर दर्द महसूस होने लगा था, मगर वजूद में कोई हरकत नहीं हुई। फिर लॉन्ग बूट्स उठ खड़े हुए
इनकी दूर जाती चाप सुनाई देने लगी। दूसरी तरफ से कोई और इसके करीब आके बैठा था। सेलुलेस जैकेट और मूँछों वाला आदमी। क्या वो इसको पहचानता था? तुम दुरुस्त थे। ज़िया सुल्तान ने असाइनमेंट अपनी कैद के दौरान ही मुकम्मल कर ली थी। 3 दिनों बदर को गलाटा टावर में कैंडी मैन मिला था। इन दिनों ज़िया सुल्तान इस्तांबुल में ही था। बदर को अगवा करने वाले बाद वो हुकूमती मुआहदे के मुताबिक जेल वापस चला गया था। ऐसी डील हुकूमतें वक्त पे ज़ाहिर नहीं करती। जब इसकी रिहाई का वक्त आन पहुंचा तो इसने जाहिर किया कि वो अब असाइनमेंट करने लगा है। हालांकि हर चीज़ वो वक्त पर पहले ही कर चुका था। इस नौजवान जादूगर ने हमें बदराह किया और हम गलत सिमत में चल पड़े। अगर हम ज़रा फोकस तुम्हारी हिफाजत पर ना लगाते तो शायद हम माला को बचा लेते। कोई किसी को नहीं बचा सकता, माहिर ने खुद को कहते सुना। भूरी आंखें सामने दीवार पर जमी थीं। फिर इसे महसूस हुआ कि इस आदमी का भारी हाथ इसके कंधे को थपक रहा है। जेब से बैकरी पर चढ़ाई करने के बाद सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक इसकी कार के एयरबैग्स खुल गए थे, जिनके बायस वो ज़्यादा ज़ख्मी नहीं हुआ था। चंद लोगों ने इसे कार से निकल के पिछली गली की तरफ भागते देखा था। इसकी टांग से खून बह रहा था, लेकिन वो इतना ज़ख्मी नहीं था कि भाग ना सकता। तब से इसका कोई पता नहीं है। इसकी कार से सिर्फ एक जैमर मिला था, जिसकी वजह से माला वक्त पे किसी को कॉल नहीं कर सकी थी। कार रेंटल थी, इसने जाली शनाख्त इस्तेमाल की थी। इसके अलावा इसका कोई नामो निशान नहीं मिला। हर दफ़ा की तरह ज़िया सुल्तान फिर से गायब हो चुका था। वो धुंध फिर से छाने लगी। किसी स्लो मोशन बिना आवाज़ की फ़िल्म की तरह दुनिया फिर से गूंगी हो गई। दूर कहीं एक और इमारत में व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा शख्स ऐनक लगाए एक किताब पढ़ रहा था। अम्मार तेज़ी से भागता इसके करीब आया। हाथ में फ़ोन था जिस पे कॉल जारी थी। अब्दुल मालिक फरीद ने चेहरा उठा के इसे देखा। धीरे से ऐनक उतारी। वो पलक तक न झपक सके। वो फुली सांसों के दरमियान रुक रुक के बता रहा था। ऐनक इनके हाथ से छूट गई, गोद में जा गिरी। किताब बंद कर दी। हाथ से पेचानी को छूते हुए आंखें बंद करके चेहरा झुका दिया। पलकें भीग गईं। अम्मार पंजों के बल सामने बैठा बुखलाए हुए अंदाज में तफसीलात बता रहा था। तब इन्होंने चेहरा उठाया, करेले के खोल जैसी झुर्रियों वाला चेहरा। तुम्हें मालूम है तुमने क्या करना है? इन्होंने खुद को कहते सुना था। धुंध बढ़ती जा रही थी। माहिर ने पलकें झपकाईं। अब के वो छुट्टी तो सामने दूर तक फैला सब्जाजार था। घास पर बनी ऊंची नीची कब्रें। वो एक के सामने खड़ा था। इस पे कच्ची मिट्टी थी और ताज़ा जामनी फूल रखे थे। जामनी फूल और सब्ज पत्ते। वो ग्रे सूट में मलबूस था। बाल जेल से पीछे समेटने थे। जब चेहरे से पहले कमज़ोर और बेरौनक था और आंखें इसके कत्ते पे लगी थी। इसके पीछे लोग मुड़ मुड़ के वापस जा रहे थे। एक तरफ घुंघरियाले बालों वाली लड़की एक बच्चे का हाथ पकड़े वहाँ से पलट रही थी। एक बूढ़ी मुलाजमा इनके साथ। एक व्हील चेयर पर बैठा बूढ़ा आदमी कब्र से रुख मोड़े दरख्तों की सिमत देख रहा था। इसका सूट में मलबूस मुलाजिम इसके पीछे खड़ा था। माहिर इन सब को नहीं देख सकता था। वो सिर्फ हाथ बांधे खड़ा इस कब्र के कुतबे को देख रहा था। इस पर लिखा नाम था, इस पर दर्ज तारीखें। टाइम ऑफ डेथ 1:40। इसने महसूस किया कि कोई इसके साथ आ खड़ा हुआ है। माहिर फरीद ने इसकी तरफ मुड़ा। वो ग्रे भारी कोट वाली लड़की थी। छोटे बाप कट बाल, रो रो के मोतरोम आँखें और सुर्ख होती नाक। गर्म स्काफ चेहरे और गर्दन के गिर्द लपेटे वो कब्र को नहीं देख रही थी। वो बहुत सी मुलामत लिए इसको देख रही थी। ये सब आपकी वजह से हुआ। आपको मेरी बहन का ख्याल रखना चाहिए था। आपको इसे बचाना था। आपने इसको बचाने का वादा किया था, लेकिन आपने इसके लिए कुछ नहीं किया। वो इन्हीं बेतासुर अक्खियों से इनको देखे दिया। कोई किसी को नहीं बचा सकता माही। लड़की ने गीली सांस नाक से खींची। नफ़ी में सर हिलाया। इसने आपकी ज़िंदगी पेचीदा नहीं बनाई थी, आपने इसकी ज़िंदगी पेचीदा बना दी। आपकी ज़िद ने, ज़ियाद ने ये सब कुछ किया है। मेरी बहन का मुजरिम सिर्फ़ और सिर्फ माहिर फरीद है। इसने कुछ नहीं कहा, बस इसे देखते गया। वो अब गीली बुलंद आवाज़ से कह रही थी, मैं बदर को यहाँ नहीं रहने दूंगी। मैं इसको वापस लेकर जाऊंगी। माला ने मुझे इसका गार्डियन मुकर्रर किया था। वो मेरे साथ रहेगा। इसने खुद को कहते सुना। इसकी आवाज़ किसी पत्थर की तरह सख्त थी। वो लड़की मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। मैं दुनिया की हर अदालत में जाऊंगी और मैं अपने बच्चे को इसकी फैमिली के पास वापस लेकर जाऊंगी। आप माला के कुछ नहीं लगते। आपका इस बच्चे पर कोई हक़ नहीं है। वो हमारा बच्चा है। वो मेरे बच्चों के साथ बड़ा होगा। वो चिल्ला रही थी। माहिर चंद लम्हे इसे इसी तरह देखते गया, फिर चेहरा वापस कब्र की तरफ मोड़ लिया। मैं बदर को नहीं दूंगा। वो अभी तक गुस्से से कुछ कह रही थी, फिर वो पलट गई। तब इसने घास पे बेचाप कदमों की आवाज़ सुनी। हर आवाज़ अब बहुत बड़ी होकर सुनाई देती थी। लंबे घुंघरियाले बालों और बेनूर आंखों वाली लड़की इसके साथ आ खड़ी हुई। वो क्यों कह रही थी कि वो बदर को साथ ले जाएगी? इसकी आवाज़ में परेशानी थी, क्योंकि वो गुस्से में है। वो कब्र के कतबे को देख रहा था। इस पर माला के नाम के ऊपर एक फाख्ता बनी थी। गुस्से में होते हैं इनकार, गुस्सा, सौदा, डिप्रेशन और स्टेजेस के 5 किरसे। कबूलियत वो दूसरे स्टेज पर है। कब्रिस्तान में खामोशी छा गई। दूर कहीं परिंदों का कोई उदास गोल उड़ रहा था। मैं समझी थी बदर और मैं साथ बड़े होंगे, क्योंकि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे। आई एम सॉरी माहिर भाई, मैं अपने इशारे को गलत समझती थी। माहिर ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई मुस्तकबिल नहीं जानता हिलाल।
धुंध पर फिर से छाने लगी, यहाँ तक कि वो कब्रिस्तान के सारे दरख्तों और कब्रों के कदमों के ऊपर किसी कंबल की तरह बैठ गई। इसने पलकें छिपकाईं, धुंध छट गई थी। वो तेज़ कदमों से एक राहदारी में चल रहा था। अम्मार इसके साथ था। वो एक पुराना वीर हाउस था जिसके दरवाजे के करीब रुक के अम्मार इसकी जानिब पलटा था। सूट में मलबूस पथरीले चेहरे वाले माहिर फरीद को देख के अम्मार ने गहरी सांस ली। ये मालिक साहब का हुक्म था, जब तक वो ज़िंदा है मैं इनका हुक्म नहीं टाल सकता। इसने जैसे माहिर को मुतनब्बा किया था। माहिर ने अबरू उठाया, दरवाज़ा खोलो। अम्मार ने डोर नाब घुमाया और दरवाज़ा खोला। सामने एक कमरा था, बहुत बड़ा नहीं। सुरमई दीवारें, काट कबाड़, एक व्हील चेयर कमरे के वस्त में रखी थी। 3 बावर्दी मुसल्ला आदमी दाएं बाएं खड़े थे। व्हील चेयर पर अब्दुल मालिक फरीद बैठे थे। इनका रुख सामने की जानिब था। माहिर ने इनकी निगाहों के ताक़ुब में देखा। मालिक फरीद से चंद फुट के फासले पर घुटनों के बल एक आदमी बैठा था। इसके हाथ पीछे को बंधे थे और शायद पैर भी। इसके मुंह पर टेप थी और वह सर झुकाए हुए था। माहिर के चेहरे पर कोई तासुर नहीं उभरा। वो कदम कदम चलता अब्दुल मालिक फरीद के साथ वाली खाली कुर्सी तक गया। सवालिया नज़रों से पहले इनको देखा, फिर सामने बंधे हुए बेबस आदमी को। नज़रें इसकी टांग तक गईं। इस पर पट्टी थी, शायद इसका ज़ख्म भर गया था। आहट पे इसने चेहरा उठाया, निगाहें माहिर से मिली। इन आंखों में बहुत कुछ था। बैठो माहिर। अब्दुल मालिक फरीद ने सपाट चेहरे से साथ वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। वो चुपचाप वहाँ बैठा, टांग पर टांग जमा ली। इसके बूट मध्यम रोशनी में भी चमक रहे थे। माला की जान लेने के बाद ये इसी बार में बैठा था जहाँ से हमने इसको पहले ढूंढा था। ना भी होता तो हम इसको इस शहर में कहीं से भी ढूंढ लगाता। अब ज़ियाद सुल्तान को देखते हुए अब्दुल मालिक फरीद का लहजा बर्फ़ जैसा नहीं रहा था। इसमें तपिश थी, गुस्सा था, अंगारे थे। माहिर इसी सपाट चेहरे के साथ इस आदमी को देखते गया। ज़ख्मी, बेबस, बंधे हुए हाथ पैर, वो नफ़ी में चेहरा हिला रहा था। इसकी आंखें भीगी हुई थी। एक आदमी ने झुक के इसके मुंह से डक टेप खींची। शडप की आवाज़ आई और वो इसके होंठ छलती हुई अलग हुई। मैं ये नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी। मैं ये नहीं करना चाहता था। वो नफ़ी में सर हिलाता कह रहा था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने इसे छोड़ दिया था, मैंने इसकी जान बख्श दी थी। मैं वापस जा रहा था, फिर मैंने तुम्हें देखा। भीगी आंखें पत्थर हुईं, आंखों से जा मिली। माहिर इस तरह टांग पर टांग जमाए बैठा रहा। चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। मैंने देखा वो किस तरह तुम्हें देख रही थी। तुम इसके लिए सब कुछ थे और इसकी सेफ प्लेस, हर चीज़। पता नहीं फिर मुझसे कैसे वो सब हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहता था। अब्दुल मालिक फरीद ने गोद में रखा एक पिस्टल उठाया जिसके आगे साइलेंसर लगा था और माहिर की तरफ बढ़ाया। अपनी जान बचाने के लिए इस वक्त ये हर चीज़ कहने को तैयार होगा। वो माहिर को देख रहे थे। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि इसको मार दो, इसके ना होने से ये दुनिया एक बेहतर जगह होगी, लेकिन नहीं, तुमने मेरी नहीं सुनी। इनकी आवाज़ कपकपाई थी, गुस्से से, सदमे से। पिस्टल वाला हाथ बढ़ा हुआ था, लेकिन अब ये तुम्हारे सामने है। जान के बदले में जान। अब इसको छोड़ोगे तो ये वापस वही करेगा जो इसने किया। ज़ियाद सुल्तान ज़ोर ज़ोर से नफ़ी में सर हिला रहा था। प्लीज़, मैंने खुद से नहीं किया, मुझसे हो गया। मुझे नहीं मालूम कैसे हो गया। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, बदर अकेला रह जाएगा। माहिर ने मालिक फरीद की बड़ी हुई हथेली देखी, चमकते पिस्तौल पर लगा साइलेंसर, फिर निगाह उठा के ज़ियाद सुल्तान को देखा, फिर वापस पिस्तौल को। मैं बदर का बाप हूँ, तुम मुझे कत्ल करके मेरे बच्चे को कैसे फेस करोगे? वो सर दाएं बाएं मारता रोते हुए कह रहा था। माहिर ने नज़रें इसके चेहरे तक उठाईं। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मालिक कि मैं कातिल नहीं हूँ, मैं इसको नहीं मारूंगा। फिर इसने गहरी सांस ली। इसकी सज़ा यही है कि इसको पुलिस के हवाले कर दो। ये हर जेल को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। माहिर, इनके लहजे में मुलामत थी। ये जो करता है इसको करने दो। वो काबिल की तरह उस गुनाह का बोझ अपने बाजू पे किसी निशान की सूरत लिए दुनिया में मारा मारा फिरेगा। इसको कहीं पनाह नहीं मिलेगी। माहिर फरीद ने टांग से टांग हटाई और उठ खड़ा हुआ। इसको ज़िंदा रहने दो मालिक, इसकी ज़िंदगी इसकी सबसे बड़ी सज़ा होगी। अब्दुल मालिक फरीद ने इस बात में सर हिलाया। ओके। पिस्टल वाला हाथ पीछे खींचा और अगले ही लम्हे क्लिक 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 इन्होंने ज़ियाद सुल्तान के सर पर पिस्तौल ताना और 3 दफ़ा ट्रैगर दबाया। 3 गोलियां इसकी गर्दन, माथे और आंखों के बीच सुराख करती गईं। इसकी आवाज़ें ख़त्म हो गईं। वो सर के बल पीछे को जा गिरा। खून का एक फवारा सा उठा और माहिर के जूते पर आ गिरा। अब्दुल मालिक फरीद ने रुमाल से पिस्तौल साफ़ किया, फिर चेहरा उठा के इन्हीं मलामती नज़रों से इसे देखा जो अपने जूते पर लगे खून को देख रहा था। ये इतना आसान था माहिर। माहिर ने कोट की फ्रंट पॉकेट से रुमाल निकाला, झुका, जूते पे लगे छींटे साफ़ किए, अच्छी तरह रगड़े, यहाँ तक कि वो फिर से चमकने लगा। रुमाल की तहें लगाईं, इसे ज़ियाद की लाश पे उछाल दिया और पलट गया। इसका चेहरा इसी तरह स्पाट और बेतासुर था। कमरे में मौजूद अफराद तेज़ी से एक बॉडी बैग ला रहे थे। फ़र्श पर प्लास्टिक शीट पहले से ही बिछी थी। हर चीज़ की तैयारी मुकम्मल थी। अम्मार मालिक फरीद की व्हीलचेयर पीछे कर रहा था और ज़मीन पर कनपटी के बल गिरे ज़ियाद सुल्तान की आंखें खुली थी। खून का तालाब इसके सर के बालों से निकल के प्लास्टिक शीट को भिगो रहा था। धुंध फिर से हर चीज़ पर छा गई थी। सुर्ख गुदली धन, हर शय एक दफ़ा फिर से बेमानी हो गई थी और दुनिया सर्द।
धुंध एक दफ़ा फिर से छाने लगी थी। धुंध छटी तो एक चौखट पर खड़ा था। दरवाज़ा खुला था। अंदर तवील स्टडी थी जिसकी ऊंची खिड़कियां थी। खिड़कियों के पार से बागीचा दिखाई देता था। तंबा काउच खाली रखा था, इसका मुंतज़िर। माहिर फरीद ने स्टडी टेबल की तरफ देखा। इसके पीछे कुर्सी पर बैठी यास्मीन इसे देखकर खड़ी हुई थी। इसके चेहरे पर बहुत सा अफसोस और मलाल था। वो मेज़ के पीछे से निकली। नीली शफाफ आंखें अभी तक माहिर पर जमी थी। फिर धीरे से बाजू लंबा करके काउच की तरफ इशारा किया। बैठो माहिर। वो कदम कदम चलता इस लंबे कांच तक आया। इस पर बैठा कांच के लेदर से चटकने की आवाज़ आई। वो घुटनों पर कोहनियाँ रखे सर झुकाए वहीं बैठा रहा, खामोश, इस धुंध में लिपटा जो आजकल हर चीज़ पर छाई थी। यास्मीन इसी खामोशी से कुर्सी पर टांग जमाए नोटबुक हाथ में लिए बैठी रही। कितनी ही देर वो इसकी खामोशी को सुनेगी। वो इसके पास आ गया था, यही बहुत बड़ी बात थी। कभी ना कभी वो कहना भी शुरू कर देगा। आज इसे सिर्फ माहिर बे की खामोशी ही सुननी थी। सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही थी। कशमाला की किसी फ्रेंड की तरफ से बनाई गई थी वीडियो, जिसमें इसकी ज़िंदगी कुछ लम्हात थे। दियात सुल्तान और इसकी शादी की तस्वीर, इसकी इस बच्चे के साथ तस्वीर, बहन भाइयों के साथ छोटी मोटी वीडियोस, कैमराज उठाए वैन कवर में कोई इवेंट शूट करते हुए तस्वीर। और इस वीडियो पे कैप्शन लगा था, फोटोग्राफर और आर्टिस्ट कशमाला मुबीन को इसके एक्स हस्बैंड ने कार क्रैश में मार दिया। इस वीडियो के नीचे तरह तरह के कमेंट्स थे। हमें कशमाला मुबीन के लिए इंसाफ चाहिए। कितना जालिम इंसान था। मैंने कहीं पढ़ा था कि वो पाकिस्तान छोड़ के कनाडा में असाइलम लेकर अकेली रह रही थी। औरतें अकेली रहेंगी, ये तो होगा भाई। अगर इतना ही साइको इंसान था तो इससे शादी क्यों की? इसके साथ इतना अरसा क्यों गुजारा? पहले ही दिन इसे छोड़ क्यों नहीं दिया? यकीनन लड़की का कोई अफेयर होगा। शोहर को छोड़ के किसी और मर्द की तरफ जागे तो फिर कोई भी गैरत वाला शोहर खुद पे काबू नहीं रख सकेगा। बेचारी लड़की, इसके बच्चे का क्या होगा? हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। शेम ऑन ज़िया सुल्तान। कुछ तो किया होगा इस लड़की ने। वो क्यों इस मर्द को इस मकाम पर लाई कि वो इसे मारने की कोशिश करे? एक तरफ ये लड़कियां कहती हैं कि शोहर अब्यूज़ हो, फिर इसका बच्चा पैदा करने की ज़रूरत क्या थी? कोई और बात होगी यकीनन। मैं नहीं मान सकती कि एक पढ़ी लिखी खुद मुख्तार औरत को शादी में कोई यूं अब्यूज़ कर सकता हो। ऐसी लड़कियां तो एक दिन ऐसे मर्द के साथ ना रहें तो इसने इतने महीने कैसे इस शादी में गुजार लिए? ज़रूर कोई और बात है। जिस आदमी से वो शादी कर रही थी वो इसको शादी से पहले से जानती थी। यकीनन इसके शोहर को इसके माजी के बारे में इल्म हो गया होगा। इस वीडियो के कैप्शन पर क्लिक करो तो एक रिपोर्ट खुलती थी। इस रिपोर्ट में लिखा था, कशमाला मुबीन इस्तांबुल में फेमिलिसाइड का शिकार होने वाली एक विक्टिम थी, लेकिन वो इस शहर या इस दुनिया की पहली विक्टिम नहीं थी। हर साल 85,000 से ज़्यादा लड़कियां या औरतें अपनी करीबी मर्द के हाथों मारी जाती हैं। 90% केसेस में मारने वाला शोहर एक्स या बॉयफ्रेंड होता है। अदाद शुमार के मुताबिक हर 10 मिनट बाद दुनिया में एक लड़की का कत्ल होता है, वो भी इस मर्द के हाथों जिसने कभी इससे मोहब्बत का दावा किया होता है। हर रोज़ 140 औरतें मारी जाती हैं। यूरोप और अमेरिका में मारी जाने वाली औरतों में से 64% औरतें अपने शोहर या बॉयफ्रेंड के हाथों कत्ल होती हैं। हमें बेहतर कवानीन बनाने की ज़रूरत है जो इन औरतों को तहफ़्फ़ुज़। इस रिपोर्ट के नीचे भी इस तरह के कमेंट्स एक के बाद एक उभरते जा रहे थे। 3 हफ्ते बाद होटल स्वीट की ऊंची खिड़की के बाहर बालकनी में समंदरी बगला इसी तरह उदास बैठा था। खिड़की के शीशे पर चोंच से बार बार दस्तक देता वो अंदर मौजूद ज़ीनफूस को अपनी तरफ मुतवज्जा करने में नाकाम रहा। इस पर तैश स्वीट में ऊंची विंग चेयर पर कबीर सादान बैठी थी। फलक का काफ्तान पहने टांग पर टांग जमाए वो मुस्कुरा के काफ़ी का कप आलियान से थाम रही थी जो वो झुक के इन्हें थमा रहा था। एक घूंट भरा और मुस्कुरा के इसे देखा। मेरी फेवरेट कॉफ़ी, थैंक यू, तुम्हें याद रहा। इनकी आंखों में मुस्कुराती हुई चमक थी। क्रीम ओनी स्वेटर और सुनहरी बालों वाला आलियान सादान कंधे उचका के सोफे पर बैठ गया। अपनी काफ़ी के चंद घूंट भरे वो मुस्कुरा के खामोशी से इसे देखती गई। ज़िया सुल्तान का कुछ पता चला? आलियान ने कंधे उचकाए और काफ़ी का कप मेज़ पर रखा। वो उस दिन से रूपोश है, कुछ इल्म नहीं हो सका। तुम्हारे मुअक्कलात क्या कहते हैं? वो इसे तलाश नहीं कर पा रहे। बाज़ दफ़ा इंसान जिसको छुपा दे इसे जन्नात भी नहीं ढूंढ सकते। सो ये दुरुस्त है कि बच्चे को ज़ियाद ने अगवा किया था, तुमने नहीं। इनकी मुस्कुराती आंखों में कुछ था, जैसे एक फ़ख्र जो कम हो गया हो, जिसे इन्हें ये बात पसंद ना आई हो कि इतने मास्टर क्राइम के पीछे इनका बेटा नहीं था। आलियान ने पीछे टेक लगाई, टांग पर टांग जमाई हुई और इस बेपरवाही से अबरू उचकाए। कहा ना, मुझे इस दुनिया में थोड़ा सा चौस, थोड़ी सी शरारत पसंद है। मैं तो यूं ही ज़ियाद के प्लान के साथ मैच अप कर रहा था। मुझे क्या मालूम था कि वो माला को मार ही देगा। फिर झुरझुरी लेकर सर झटका। कबीरा सादान ने अफसोस भरी सांस खारिज की। मुझे इसका अफसोस रहेगा। आलिया ने निगाहें उठा क्या नहीं देखा? वो काफ़ी के घूंट भरते हुए बिल्कुल भी किसी अफसोस का शिकार नहीं लग रही थी। आपको वाकई अफसोस है? इसकी आवाज़ में हल्का सा तंज था। कबीरा सादान के तासुरात में कोई फ़र्क नहीं आया। वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी।
कम अज़ कम वो अपनी माँ के पास खुश होगी। दुनिया वैसे भी बहुत अनफेयर जगह है। इन्होंने झरझरी ली थी। आलियान आंखें छोटी किए इन्हें देखते गया। हर लड़की अपनी माँ के पास खुश नहीं होती। आपने मुझसे वादा किया था कि अनाया की शादी करेंगी। मैंने कुछ पोटेंशियल मैचेस इकट्ठे किए हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं पैसे वाले। कबीरा सादान ने हाथ झिल्ला के जैसे नाक से मक्खी उड़ाई। मैंने कहा ना, मेरी बेटी मेरे साथ खुश है, तुम इसकी टेंशन क्यों लेते हो? वो जैसे बार बार इस फिक्र से तंग आ गई थी। फिर बेदिली से कप नीचे रख दिया। शुरू में इन्हें आलियान का अनाया के लिए फ़िक्रमंद होना अच्छा लगा था, लेकिन इसकी बार बार की तकरार, कभी इनको पोटेंशियल मैचेस दिखाना, कभी इन अमीर मर्दों की प्रोफाइल दिखाना, अब इनको ये चीज़ तंग करने लगी थी। वो कैसे अपनी बेटी को जाने दे? वही तो थी जो इन्हें जादू से बचाए हुई थी। आलियान ने जवाब नहीं दिया। टेक लगाए बैठा टांग पर टांग जमाए खामोशी से इन्हें देखते गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा तंग नहीं करूँगा। जितना तंग करना था कर लिया। कुछ था इसकी आवाज़ में। कबीरा बेगम ने चौंक से देखा और फिर इस पे निगाह जमी तो जम ही गई, जैसे मुंजमद हो गई हो। आलियान इनकी आंखों से आंखें नहीं हटा रहा था। बिना पलक झपकाए इन्हें देखते हुए इसने धीरे से टांग हटाई। सोफे पे आगे होकर बैठा, गौर से इनका चेहरा देखा। वो बिल्कुल साकत पलक झपके बिना इसे देख रही थी। आलियान ने एक चुटकी इनके चेहरे के सामने बजाई। वो पलक तक ना झपक सकी। इस दुनिया की सबसे बड़ी एजाज जानती है क्या है? इसने तेज़ी से हुड्डी की जिप खोली। दोनों हिस्से अलहदा हुए। अंदर हाथ डाल के जेब से चंद चीज़ें निकाल कर मेज़ पर रखता गया। वो बिल्कुल साकत सी से देख रही थी। ना पलक झपक पा रही थी, ना जिस्म का कोई अज़ू हरकत कर पा रहा था। आवाज़ भी होंठों से नहीं निकल रही थी। फेस आईडी सबसे बड़ी मुश्किल है, ये फेस आईडी। आलियान ने इनका लैपटॉप खोला। जल्दी इनमें चंद तारें पेवस्त की। फिर आगे आया, इनका मोबाइल उठाया, स्क्रीन रोशन की और इनके चेहरे के सामने ले गया। क्लिक की आवाज़ के साथ वो खुल गया। वो इसी तरह पत्थर का बुत बने बैठी थी। बेफिक्र रहें, कुछ ख़ास नहीं दिया मैंने आपको, सिर्फ एक आर्जी तौर पे मफलूज करने की दवा। कुछ देर में आप ठीक हो जाएंगे। वो सर झुकाए तेज़ी से इनके मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। एक ऐप खोली और इनकी विंग चेयर के बाजू तक आया। झुक के स्क्रीन इनके सामने की। फ़ोन कैमरा ने इनके चेहरे की तशखीस की और ऐप खुल गई। ये एक बैंकिंग ऐप थी। इस फेस आईडी ने मुझे काफ़ी दिन बड़ी मुश्किल में डाला था। इतनी दफ़ा आपके लैपटॉप में फ्लैश ड्राइवर्स डाली, आपकी बैंकिंग ऐप्स को हैक करवाने की कोशिश की, लेकिन ये आपकी 2 फैक्टर्स एथोकेशन हर जगह आड़े आ जाती थी। मैंने वो मकरूज़ होने का ड्रामा भी स्टेज किया, लेकिन फिर भी आपने सिर्फ पैसों की ऑफ़र की, ये नहीं किया कि नोटों से भरा ब्रीफकेस मेरे सामने रख दिया हो। क्या फ़ायदा अमीर माँ का? वो तेज़ी से बटन दबा रहा था। वो किसी बुत की तरह बैठी थी। होंठ हल्के से कपकपाए, लेकिन वो हरकत करने से इनकारी थे। आपके लैपटॉप का सारा डाटा भी कॉपी किया, कुछ खास नहीं मिला सिवाय इन वीडियोस के जो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर करके सादान साहब और इनकी फैमिली की बनवाती रहती थी। अब वो दूसरी बैंकिंग ऐप खोल के इनके चेहरे के सामने ला रहा था। क्लिक की आवाज़ के साथ दूसरे ख़जाने का मुंह खुल गया। वो मुस्कुरा के वापस बैठा और ठक ठक बटन दबाता गया। मैं इन वीडियोस को आज आपके तमाम फैमिली ग्रुप्स में और सोशल मीडिया पर रिलीज़ करने जा रहा हूं, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट खाली करने के बाद मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अलबत्ता वो वीडियोस मंजर आम पर आने के बाद सादान साहब आपसे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे और आपकी सारी कोशिशें इनसे अपने दिफा करने में लग जाएंगी। कहा ना, मुझे दुनिया में थोड़ा सा चौस पसंद है। वो फिर से उठा और तीसरी ऐप इनके सामने की। रही आप और आपकी बेटी, तो मुझे आप लोगों में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ आपके पास आकर आपसे कोई बॉन्डिंग करना चाहता हूँ? हो ना हो। वो सर झुकाए ठक ठक बटन दबाते इसके चेहरे पे मोबाइल की नीली रोशनी पड़ रही थी। अरे वाह, आपके पास तो क्रिप्टो वॉलेट भी है, ज़बरदस्त। आलियान के चेहरे पे बेपनाह खुशी थी। अंगूठे और उंगलियां खटाखट टाइप कर रहे थे। फिर वो उठा और अलमारी तक गया। दरवाज़ा खोला। अंदर एक लॉकर था जिसका पासवर्ड वो कई दफ़ा देख चुका था। ठक 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 करके पासवर्ड टाइप किया। लॉकर का दरवाज़ा खुला। अंदर मौजूद 2-3 नेकलेस और ब्रेसलेट उठाए। फिर मायूसी से वापस इनको देखा। ट्रैवल पे अपने साथ सिर्फ इतनी सी ज्वेलरी लाई हैं। चलें, खैर, पाकिस्तान में आपके पास बहुत कुछ रखा होगा जिससे आपका गुजारा चल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस। हुड्डी के अंदर हर चीज़ डालता गया। फिर इनका मोबाइल इनके सामने रखा। हुड्डी की जिप बंद की और इनके सामने आके घुटनों पर हाथ रख के झुका, यूँ कि इनकी आंखों में देख सकता था। 1 घंटे तक आपका जिस्म काम करने लग जाएगा, लेकिन इसके बाद आपका कोई बैंकिंग कार्ड वर्क नहीं करेगा और आप खुद को वैसे ही तनाव महसूस करेंगे जैसे एक ज़माने में आपने इसे छोटे से बच्चे को छोड़ दिया था। इसकी आंखों में संगीनी थी, सर्द महरी थी। मेरी माँ सिर्फ़ एक औरत थी। मैं इसको अपनी माँ मानता हूँ, वही मेरी फैमिली थी। तो रहें आप और आपकी बेटी,
तो मुझे आप लोगों से जो चाहिए था वो मिल गया। वो सीधा खड़ा हुआ, माथे तक हाथ ले जाके मुस्कुरा के सलाम किया और फिर वो इनके मंजरनामे से निकल गया। वो इसके दूर जाते कदमों की आवाज़ सुन सकती थी। साकत जामिद किसी मुजस्मे की तरह बैठी जिसे किसी कब्र में हो और लोग मट्टी डाल के दूर जा रहे हों। आलियान का दौर जाता है, हर कदम इनके सीने पे किसी धमक की तरह लग रहा था। वो इसे पुकारना चाहती थी, उसे रोकना चाहती थी, लेकिन वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था, इन्हीं अंधेरों में जहाँ से वो इसे कभी नहीं ढूंढ सकेंगी।